वेलकम टू द कुमार गाइडेंस सेंटर। आज हम आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से कुछ संबंधित प्रश्न जो कि अति लघु प्रश्न है उसके बारे में बताएंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत MVVI प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखते चलेंगे और इस पर डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। सबसे पहला, प्रकाश एक प्रकार क्या है? ये प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको याद कर लेना है, नोट्स करके लिख लेना है। जितना भी इसमें क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो सभी कॉम्पिटिटिव के व्यू से या फिर आप 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसके व्यू से बनाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कहीं पर भी कॉपी में नोट्स कर लेना है और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रकाश हमेशा किस रूप में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा जो होती है सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। तो इसको याद रखना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। थर्ड में है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये किसने बताया है? तो सबसे पहले किसने बताया है? न्यूटन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसको किसने बताया है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि किस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? अभी ऊपर तो देखिए कि हाँ प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसको किसने बताया था? न्यूटन। लेकिन किस सिद्धांत पर? तो न्यूटन का ही एक कनिका सिद्धांत है, उस कनिका सिद्धांत के आधार पर कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, या फिर कर्वस्कुलर सिद्धांत पर। तो इसको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसने बताया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है? सबसे पहले किसने बताया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है? तो न्यूटन। इसको याद रखना है, न्यूटन ने बताए थे कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कितना? तो 1666 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की? तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की? तो उसने की है रोमर। उसके बाद है, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो वायु में प्रकाश का वेग जनरली एग्जाम में जब रहता है तो या तो रहता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 लाख को ही हम 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें और भी हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, अगर इसके अनुसार भी अगर रहेगा क्वेश्चन में तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। वैसे रियल में जो प्रकाश का चाल है वो है 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन अप्रॉक्स लगभग में उसको ले लिया जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर माइल में याद रखेंगे यानी मील में, तो याद रखना है यहाँ पर दिया है 1,86,310 मील प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। तो इसके चारों को अच्छी तरह से याद कर लेना है वायु में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि किसने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है? तो वो बताए थे हाइगेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, प्रकाश तरंगों के विवर्तन होता है, यह किसने बताया? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, किसने बताया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है क्या? ग्रैमाल्डी। सबसे पहले ग्रैमाल्डी ने ही बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, स्कैटरिंग होता है प्रकाश का। उसके बाद है, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया है थॉमस यंग। वैज्ञानिक है यंग, थॉमस यंग, उसी ने प्रकाश व्यतिकरण के सिद्धांत के बारे में बताए थे। ठीक, इसके बाद है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। कहीं कहीं पर बुक में या फिर क्वेश्चन में अगर होगा तो वहाँ पर दे देगा 3900 को अप्रोक्स में 4000, 7800 को यहाँ पर दे देगा 8000। तो देख लेना है ऑप्शन किस आधार पर है, जो रहेगा उसके अनुसार आप आंसर सही कर सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक, ये जो ए इस तरह से लिखा है ये एंगस्ट्रम का साइन है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर या तो -10 मीटर का है, अगर सेंटीमीटर हमें बोलना होगा तो बोल देंगे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं
किसने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है? सबसे पहले किसने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है? तो उस वैज्ञानिक का नाम महान वैज्ञानिक आइंस्टीन। आइंस्टीन ही सबसे पहले बताए थे कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और कब बताए थे? तो 1905 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। इसको याद रखना है प्रकाश प्रस्थ। अगर इजी वे में याद रखना है ट्रिक के रूप में तो बस कर देना है प्रकाश प्रस्थ। प्रस्थ यानी बोल देंगे अनुप्रस्थ। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो वो खोज की है मैक्सवेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो याद रखना सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ये किस तरह से घटना होती है इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सूर्य ग्रहण होने का मतलब कब? तो जब तीन सिचुएशन हो। इस तरह से मान लीजिए कि ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। हो गया। तो जब भी कोई भी ग्रहण होगा या तो सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण सॉरी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, जब भी कोई ग्रहण होगा तो यही तीन अगर एक सीध में होगा तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घटना उत्पन्न होगी। तो उसका सिचुएशन है कब? तो याद रखना है जिस पर ग्रहण लगता है, जिस पर ग्रहण लगता है वो कभी बीच में नहीं आता है। जैसे अगर चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में नहीं आएगी। चंद्र ग्रहण अगर घटना होगी तो उस समय में चंद्रमा बीच में नहीं होगी और सूर्य कभी भी बीच में नहीं होता है। ध्यान दे बात हम क्या बोले, इसको ध्यान देना है। जब चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा कभी भी बीच में नहीं आएगी। सूर्य जो है वो कभी भी बीच में नहीं आती है, या चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे कभी भी बीच में नहीं आती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो बीच में कौन होगा? तो सूर्य ग्रहण के बारे में बोल रहा है तो सूर्य तो कभी बीच में आता नहीं है, तो यानी मान लिए कि इधर सूर्य हो गया। ठीक, और हम बोले हैं कि जिस पर ग्रहण लगेगा वो बीच में कभी आता नहीं है। तो जब अगर नीचा का डिस्क यहाँ वाला देखें तो चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में इसमें तो मून बीच में नहीं आएगा, यहाँ पर तो मून बीच में नहीं आएगा, यानी इस सूर्य ग्रहण में मून ही बीच में आएगा और यहाँ पर हो जाएगा बीच में कौन? पृथ्वी। तो यह बीच में आ गया। अगर अर्थ यहाँ पर बीच में हो जाता, यानी अगर हम बोलते अर्थ यदि बीच में हो जाता, यहाँ पर अगर मान ली अर्थ हो गया और यहाँ पर अगर मून हो गया, तब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बीच में पृथ्वी हो गई है, यानी इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगने लगेगा। क्लियर? तो इसको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और ये दोनों घटना फिक्स समय के लिए, यानी कब होती है? तो सूर्य ग्रहण होती है हमेशा अमावस्या के दिन। याद रखना है सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होती है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन होती है? तब पूर्णिमा के दिन। इसको याद रखना है हमेशा, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा उस दिन निश्चित रूप से अमावस्या या पूर्णिमा होगा। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर चलते हैं। 18 में कह रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों घटना होती है। इंद्रधनुष में प्रकाश के अपवर्तन की भी घटना होती है और परावर्तन की भी घटना होती है। दोनों घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण बनता है। जो इस तरह से आप देखते हैं उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बीच का रंग जो होता है वो हरा होता है। ये भी याद रखा। आगे क्वेश्चन ये भी होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग 500 सेकेंड, अर्थात इसको बोल सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं जब एग्जाम होता है या बुक में तो कहीं कहीं इसको 8 मिनट 16 सेकेंड भी देता है। तो आप लोग ऑप्शन के आधार पर देख लीजिएगा हाँ किस तरह का दे रहा है। जो देगा नियरेस्ट वैल्यू उसको आप लोग आंसर मार सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर।
माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कितना भी माध्यम, कोई भी मीडियम हो, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या इंक्रीज करे घटे, उससे कोई उसके प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके चेंज में ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ प्रकाश है तो प्रकाश की गति में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैगनी है। ठीक है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य और सबसे कम विक्षेपण, जिसको हम लोग विचलन भी बोलते हैं, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य तथा सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोनों अपवर्तनांक और प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो होता है बैगनी रंग का। अर्थात हम इस तरह से याद रखते हैं, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अर्थात जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अगर कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो बैगनी का यहाँ पर देखें कि बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो है वो कम है, तो इसका अपवर्तनांक जो होगा सो अधिक होगा। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस रंग की आवृत्ति तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है जो वो लाल रंग की होती है, और उसके साथ साथ तीव्रता भी इसकी सबसे अधिक होती है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि प्राथमिक रंग किस किस रंग को कहा जाता है? तो याद रखना, लाल, हरा और नीला, इस तीनों रंग को प्राथमिक रंग बोला जाता है। ठीक। इसके बाद है इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इसको इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, विवग्योर। विवग्योर यानी जो इस तरह से जो कलर है इंद्रधनुष में, इस तरह कलर है, तो बीच का जो रंग है वो बीच का रंग क्या है? ग्रीन है, हरा। तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। एक इंद्रधनुष का नाम है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। फिर कह रहा है प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार परावर्तन तथा अपवर्तन होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार परावर्तन तथा अपवर्तन होता है? तो याद रखना, प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार परावर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है। सिमिलरली अब पूछ रहे द्वितीयक इंद्रधनुष में कितनी बार परावर्तन तथा अपवर्तन होता है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में दोनों घटना 2-2 बार होती है, 2 बार परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चंद्रमा को निरंतर बढ़ने तथा घटने के पक्ष को क्या कहा जाता है? चंद्रमा को निरंतर बढ़ने और घटने के पक्ष को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रमा के निरंतर बढ़ने के पक्ष को शुक्ल पक्ष और घटने के पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जिससे हम लोग अपने भाषा में शुक्ल पक्ष जो इंजोर को बोलता है कि हाँ इंजोर, या वही बढ़ने का पक्ष को शुक्ल पक्ष और घटने का पक्ष को हम बोलते हैं क्या? कृष्ण पक्ष। तो ये अभी तक में 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके आगे और भी क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा और भी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अभी, इसलिए यहाँ पर अभी टू बी कंटिन्यूड है। इसलिए अगर और भी इस पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट पार्ट जो हम डालेंगे ताकि आप तक पहुँच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ